नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई है 8 जनवरी 2025। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5वां एपिसोड और उम्मीद करता हूँ आपने पिछले 4 एपिसोड देख लिए होंगे, ताकि क्या है कि जो पिछले एपिसोड देखने की वजह से आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, ये समझने में आसानी होगी। तो एकदम पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ कैसे पढ़ाता हूँ। ये मान लिया आपके लिए क्वेश्चन है, ये है कि भाई एनटीपीसी में पूछा गया है 28 दिसंबर 2020 को, और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऐसे सीजीएल में पूछा गया है 10 अगस्त 2017 को तीसरी शिफ्ट में, और भी बहुत बार पूछा गया है। मतलब 2012 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, लेकिन मैंने पिछले 5-7 साल के लिख रखे हैं और पीछे के मैंने लिखे भी नहीं है। तो ये है। बाकी भाई अपने चैनल के 288 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मेरे परसों तक मेरे 285 थे, 3 लोग और जुड़ गए हैं। और जो मतलब लोग जुड़े हैं, जिस इंटेंशन के लिए जुड़े हैं भाई, जो मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उनको देने की। बाकी एक कमेंट आया था कि भाई मेरा कैमरा थोड़ा बढ़िया नहीं है, तो भाई अब क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा मतलब आप एडजस्टमेंट कर लो कैमरा। तो भाई जैसा मेरे पास फ़ोन है, मेरे घर में 2 जो स्मार्टफोन है और दोनों रियलमी के हैं, तो भाई मैं आप कोशिश करो कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करें, ताकि चैनल मोनेटाइज और मैं अपना मतलब बढ़िया कैमरे से वीडियो शूट करूं। बाकी बहुत देर हो गई, 1.5 मिनट मैंने खराब कर दिए। बाकी आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 49वीं समानांतर रेखा, 39 डिग्री समानांतर रेखा, 17 डिग्री समानांतर रेखा, 20 डिग्री समानांतर रेखा। ये डिग्री है भाई, ये डिग्री। तो मतलब किस नाम से जाना जाता है यूएसए और कनाडा की सीमा? देखो भाई, तो यूएसए और कनाडा की सीमा कौन सी है? वो है भाई 49 डिग्री पैरेलल, मतलब 49 डिग्री समान है। देखो नॉर्थ अमेरिका है, कौन सी? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। वो मेनली 3 उसमें देश है मेनली, वैसे तो कई देश है लेकिन मेनली 3 देश है। कौन कौन से हैं? एक तो भाई साहब कनाडा है, कनाडा। एक है उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बोले तो यूएसए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 3 जो मेन कंट्री है, कनाडा हो गई, यूएसए हो गई और मैक्सिको, ठीक है। तो ये मैक्सिको स्पेलिंग देख लें। तो कनाडा और यूएस की बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है वो कौन सा डिग्री है? वो 49 डिग्री समानांतर है, समानांतर, ठीक है। अब कह रहा है ये आपको सारे याद नहीं करें। एक 17 डिग्री पैरेलल, ये किस किस के बीच है? ये भाई साहब नॉर्थ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, मतलब दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। वियतनाम उसके बीच में, ठीक है। अब सुनो, कोई जरूरी नहीं है आपको 17 डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, करो तो करो, ना करो तो मत करो। 20 डिग्री क्या है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं लिखा देता हूं। लीबिया देश है, और किस किस के बीच में है? और है भाई सुडान की राजधानी क्या है? खार्तूम, ठीक है। अब कह रहे एक है, जैसे इंडिया की आ जाती बात, तो भाई एक वो है इंडिया और पाकिस्तान की जो है लाइन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेड क्लिफ। कैसे याद करोगे भाई? पाकिस्तान के साथ क्या है, हमारी लड़ाई हो रही है, मतलब ये जो बॉर्डर है ना उस पर रेड मतलब खतरे का निशान है, पार करते ही क्या होगा? खतरा है। ऐसे ही क्या है, एक है इंडिया और बांग्लादेश, वो कौन सी सीमा है? वो भी भाई सब रेड क्लिफ ही है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ और बांग्लादेश के साथ भी। अब एक है भाई इंडिया और चाइना के साथ, कौन सी है? चीन के साथ, वो है भाई मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, ठीक है। मैकमोहन रेखा कौन कौन सी? इंडिया और चाइना के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। भाई 5 बार तो पिछली 5 साल में 5 बार पूछा जा चुका है, और भी अधिक बार पूछा गया है। देखो सीजीएल में पूछा गया, तो सबसे अधिक जो तटरेखा किसकी है? वो है भाई गुजरात की। अब सुनो मेरी काम की बात, देखो गुजरात इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा सीजीएल में, ये नहीं पूछा कि गुजरात है, सीजीएल में ये पूछा दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर गुजरात नहीं देता, यहाँ पर केरल देता, तो फिर क्या करते? तो 4 ऑप्शन देख के, तो सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, प्रदेश। देखो मैं लिखा देता हूं, सबसे ज्यादा है अपनी गुजरात की, गुजरात, ठीक है। उससे कम सेकंड पर है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल मत समझ लेना, इतना तो आपको कॉमन सेंस होगी, ठीक। आंध्र प्रदेश। उससे कम है भाई साहब तमिलनाडु की, उससे कम है महाराष्ट्र की, उससे कम है केरल, उससे कम है उड़ीसा की, उड़ीसा। कितने हो गए? और ऐसे ऐसे मतलब
आपको ये नहीं याद करने, कोई जरूरत नहीं है याद करने, आप बस ये दो याद कर लो। सबसे ज्यादा कौन से किसकी है? गुजरात के। और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और टोटल कितनी लंबाई है? टोटल लंबाई लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है भाई साहब 5,2,4,2,2 प्लस 2,094, कितने हो गए भाई साहब? ये हो गए 75,16। आपको क्या याद करनी है? आपको ये याद करनी है टोटल इतने किलोमीटर लंबाई है 75,16। इसमें से क्या है? देखो ये अपना हिंदुस्तान में यहाँ बना दूं, देखो ये हिंदुस्तान है, ठीक है, ये अपना गुजरात है, ठीक है। तो क्या है 5,422, तो कौन से? ये गुजरात के यहाँ से लेके ऐसे 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 ये है भाई साहब, ये फिर यहाँ पर बंगाल आ गए, ठीक है, बांग्लादेश, यहाँ तक के हैं 5,422। फिर ये 2,094 में क्या है? इसमें क्या है? ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये भी भारत का हिस्सा है, तो ये यहाँ से ऐसे ये लंबाई हो गई। फिर लक्षद्वीप है, ऐसे ये लंबाई हो गई, ऐसे ये टोटल लंबाई है मतलब ये भी जोड़ लो, ये और ये लंबाई है 75,16.6 किलोमीटर। 75,16 याद लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कह रहा है टोटल कितने स्टेट है? टोटल स्टेट कितने हैं? राज्य, मतलब जो इसको मतलब ये मतलब कोस्टल लाइन जो ये क्या बोलते हैं तटरेखा को छूते हैं, वो है भाई साहब 9 राज्य है, 9 राज्य, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा दी, देखो कौन कौन से। यहाँ पर है गुजरात, ठीक है। उससे नीचे चलेंगे तो महाराष्ट्र, ठीक है। उससे नीचे चलेंगे गोवा 3, ठीक है। फिर चलेंगे केरल 4, ना वो क्या नाम है, कर्नाटक 4, फिर आएंगे केरल 5, फिर आएगा तमिलनाडु 6, फिर आएगा आंध्र प्रदेश 7, फिर आएगा उड़ीसा 8, और फिर आएगा वेस्ट बंगाल 9। हो गए 9 राज्य। तो कितने? 9, ठीक है। एक अपनी है कर्क रेखा, कर्क रेखा को कितने राज्य जाते हैं भाई साहब? कर्क रेखा को है 8 राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इनमें आधी दुनिया कंफ्यूज रहती है, 9 था 8 था, इसमें 9 कर देंगे, इसमें 8 है। अपने दिमाग लगा लो कि जो ये है ना, ये गिन लेना भाई साहब, 9 राज्य ये है और 8 राज्य जो कर्क रेखा जाती है ना, कर्क रेखा ही कहते हैं, हाँ कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कितने हैं? 8 राज्य है। 8 राज्य नाम गिनाऊं? देखो यहाँ से शुरू, भाई यार जगह नहीं है थोड़ा, मैं वैसे बता रहा हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे गुजरात, ठीक है, फिर राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर झारखंड, ठीक है, फिर उड़ीसा, ठीक है, कितना आएगा? 3 3 6, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर आएगा वो क्या नाम है, नागमणि, मणि नहीं, मिजो से पहले, फिर आएगा त्रिपुरा, ठीक है, और फिर आएगा मिजोरम, नागमणि, मिजोरम, हाँ मिजोरम, भाई झारखंड नहीं है, झारखंड नहीं है, ठीक है। ये राज्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1933, 1936, 1939, 3 2 5 बार सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वो आया था 1930 में, ठीक है, पहला हुआ है, पहला 1930 में, ठीक है। और दूसरा कब हुआ था? वो थे 1 साल बाद, मतलब 1931 में, ठीक है। और तीसरा कब हुआ था? वो 1 साल बाद, मतलब 1932 में, ठीक है। 1930 में हुआ, फिर 1931 में, और फिर 1932 में। अब सुनो काम की बात क्या है? 1931 वाला था, मतलब जो सेकंड सम्मेलन था ना, उसमें क्या था? एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने और कांग्रेस ने भाग लिया, मतलब गांधी जी है ना एक मत इसी में गए थे, बाकी इसमें भी नहीं गए, इसमें भी नहीं गए, ना ही कांग्रेस गई। एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी, बस गांधी लिख देता हूँ, प्लस कांग्रेस गए, कांग्रेस जो संगठन था, मतलब कांग्रेस जो पार्टी थी, गए, ठीक है। अब सुनो भाई साहब, पहली बात, ये कहाँ हुए थे? जो गोलमेज सम्मेलन है, सम्मेलन कहाँ, होस्ट कहाँ पर थे, मतलब हुए कहाँ पर थे? वो हुए थे लंदन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऐसा व्यक्ति कौन है जो तीनों सम्मेलन में भाग लिया था? कौन थे जिसने 30 वाले में भी गया था, 31 में भी, 32 में भी? अब देखो बहुत काम की, तीनों सम्मेलन में भाग किसने लिया? तीनों सम्मेलन में भाग लिया, देखो आधी दुनिया पागल होगी, भाग लिया कौन था भाई? एक तो था बी आर अम्बेडकर भाई साहब। देखो आज से दो नहीं 4 साल पहले मैं एक एग्जाम देने गए थे, उसमें पूछा था, मतलब निम्नलिखित में से कौन है जिसने तीनों सम्मेलन भाग लिया था? एक सारी दुनिया को पता है बी आर अम्बेडकर गए, लेकिन प्लस एक व्यक्ति और था, उसका नाम था तेज बहादुर सप्रू,
ऑप्शन में भाई साहब बी आर अम्बेडकर नहीं था, ये था तेज बहादुर सप्रू। भाई देख लेना मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो भाई साहब ये याद नाम भूल जाओ, ये जरूर रखो यार, तेज बहादुर सप्रू। भाई साहब मेरे खुद एग्जाम देने गए था, 4 पता नहीं किसका था, जो भी था उसमें पूछा गया था, और मैं उस टाइम छोड़ के आया था क्योंकि मेरे भी ये नाम याद था। बाकी 4 ऑप्शन में ये नाम तो आती को नैथिस का नाम था, इतना मैंने पढ़ नहीं रखा, लेकिन आप जरूर पढ़ लो, आपको मैं बताऊं, ठीक है। अब सुनो, एक और आता है भाई, देख लेना, थोड़ी जगह एडजस्ट कर लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, एमटीएस कहां पर है, एमटीएस में पूछा गया था कि भाई साहब जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में। एमटीएस में, ये प्रथम नहीं पूछा, एमटीएस में पूछा गया था तीसरा। एक सुनो, एक नाम है अपना जयकर और बीएस मुंजे, इनके बारे में क्या पूछा गया था, डीएसएसबी में पूछा गया था, जयकर प्लस बीएस मुंजे, डीएसएसबी में पूछा गया था क्या, कि मतलब इन निम्नलिखित में से कौन थे जो मतलब हिंदू महासभा के सदस्य थे और जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में भाग लिया था, तो वो कौन थे, वो थे जयकर प्लस बीएस मुंजे। भाई साहब डीएसएसबी में पूछा जा चुका, ये क्या थे, हिंदू, भाई देख लेना थोड़ा, हिंदू महासभा के सदस्य थे। सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन 2 व्यक्ति ऐसे जो हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो कौन थे, जयकर प्लस बीएस मुंजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई थोड़ी जगह थोड़ा कंजेस्टेड है और है, मैं कल से कोशिश करूंगा कि थोड़ा खुला खुला रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व में प्रथम के अनुसार कौन सा कथन गलत है। बताओ कौन सा कथन गलत है। उत्तरी ध्रुव पर कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे। माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़े थे, शेरपा तेंजिंग। अंतरिक्ष में कौन गए थे सबसे पहले, यूरी गागरिन। चांद पर कौन गए सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रांग। तो भाई साहब गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा है, तो ये गलत है। देखो सुनो मेरी बात, राकेश शर्मा आपने खूब नाम सुना है या नहीं सुना, बहुत सुना है। क्या था भाई, यह पहला भारतीय था जो अंतरिक्ष में गया, पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष की वो गलत है, इस साइड आएगी, में गया। कौन था, राकेश शर्मा। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये भारत की तरफ से नहीं गया, ये किसकी तरफ से गया था, ये गया था रशिया का एक मिशन था, मतलब रूस की तरफ से गया था। ठीक है, इंडिया का मतलब नासा की वजह नहीं गया, रोसकोसमोस रशिया की जो है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं वो, समझ गए होंगे, तो वो उसकी तरफ से गया। ठीक है, अब सुनो, तो फिर उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन गया था, तो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले गया था रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे, शेरपा तेंजिंग चढ़े थे, सबको पता है। ठीक है, अब बताओ माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला कौन चढ़ी थी, विश्व की पहली महिला, वो बताओ। तो वो कौन थी, वो थी भाई साहब जुनको तबई। ठीक है, किस देश की थी, ये थी भाई जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब बताओ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में, भारतीय महिला, ये थी भाई साहब कौन, बिछेंद्री पाल। ठीक है भाई साहब, इसके बारे में बताऊं, आज से 3-4 साल पहले एक मेरा गांव का मतलब मोहल्ले का दोस्त है, वो उसने मुझसे, मैं पूछा भाई मेरे से कुछ पूछ ले जिक्के में, मैं ये बता दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, फिर वो उसने मुझसे पूछा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बताते। भाई साहब मेरे फिल्टर फाट गए, मतलब मेरे को ये पता था बिछेंद्री पाल है, लेकिन मेरे इसके मतलब नाम नहीं याद आ रहा था, यही है, मतलब मैं ऐसे कुछ कह रहा था भाई, छेंद्री ऐसा कुछ, वो लोग पूरा नाम बता। भाई साहब ये उस टाइम, आज से 4 साल पहले की बात है, वो मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं इस बारे में, लेकिन अब मेरे को पता है, उस टाइम भाई 4 साल पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन आज आता है, तुम आज बता दे मेरे, इसलिए उसने मेरे सबसे पहले यही पूछा, पहली महिला जो मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, बिछेंद्री पाल। और ये कहाँ की, ये है रेवाड़ी के आसपास की एक गाँव है, गुगड़िया ना गुगड़िया तो यार ना, अरे यार गलत, गुड़ियानी रेवाड़ी हमारे पास ही है, थोड़ा 40 किलोमीटर हमारे घर से, वही के है, गुड़ियानी गांव है, वहाँ की है। ठीक है, इसलिए उसने पूछा था, उसने मुझे बताया, तब से मेरी याद हो गई। ठीक है, अब सुनो काम की बात, अब कह रहे आपको एक चीज और बताते हैं, अब बताओ चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है, चांद पर आप बताओ। देखो फैक्ट है, क्या फैक्ट है, आज तक चांद पर
कोई महिला नहीं गई है, कोई भी महिला नहीं गई है। ठीक है, आज तक कोई महिला पैदा ही नहीं हुई जो चांद पर। पहला व्यक्ति कौन था? वो तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब बताओ अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला विश्व की, अंतरिक्ष स्पेलिंग गलत है, मतलब में जाने वाली पहली महिला कौन है ये बताओ। तो ये है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, स्पेलिंग अपने क्या लेना देना यार स्पेलिंग से, अपना बस इतना 4 ऑप्शन देखते टिक करना है। तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा ये है भाई साहब जो मतलब अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया था 2016 में, और कर्नाटक पुलिस हो भाई साहब साउथ की भी एग्जाम। तो टाइबर, सीन, टेम्स और डेन्यूब किस नदी के किनारे है? तो ये है रोम किसके है? टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, अब सुनो टेम्स नदी के किनारे क्या है? टेम्स नदी के किनारे है लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी पुलिस में। एमपी पुलिस में रोम के बारे में नहीं पूछा गया, एमपी पुलिस में पूछा गया लंदन किस नदी के किनारे है? तो किसके किनारे है? टेम्स के। ठीक है, रोम किसकी मतलब राजधानी है? मतलब रोम किसकी राजधानी है? राजधानी। ठीक है, ये है भाई साहब इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भाई बहुत सरल है, लेकिन सीजीएल में पूछा गया 2022 में। सारे मैंने आज से न्यूज़ में जब मैं 6ठी-7ठी क्लास में तब ये पढ़ा था, और आज तक मेरी याद है अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। लेकिन फिर भी सीजीएल में पूछा गया 5 दिसंबर 2022 को पहले शिफ्ट में। देखो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वो कहते हैं भाई साहब कोयम्बटूर। ठीक है, उत्तर भारत का किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वो कहते हैं कानपुर। ठीक है, अब बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है पहले ये बताऊं? ये है भाई साहब साबरमती नदी के किनारे, साबरमती। ठीक है, अहमदाबाद में पहली जो मील कब स्थापित हुई थी? पहली मील स्थापित हुई अहमदाबाद में, पहली दिख रहा है ना? हाँ, मील कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी भाई साहब 1859 में, 1859 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? रोम, भारत, क्यूबा और चीन। बहुत सरल क्वेश्चन है, सबने पढ़ रखा है। ये भाई साहब बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर आरओ में पूछा गया था 20 नवंबर 2022 को, जिसका रिटर्न मैंने क्लियर किया था, उसी में पूछा गया था, मेरी याद आ गया। ये पूछा मतलब कि किसे कहते हैं? वो कहते हैं क्यूब बाउल। ठीक है, एक है भाई साहब कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पर? कॉफी की स्पेलिंग भाई ये सही है, बाउल ऑफ द वर्ल्ड मतलब चीनी का कटोरा, सुगर मतलब चीनी का कटोरा, जहाँ पर मतलब चीनी मतलब शुगर सबसे ज़्यादा उत्पादन होते क्यूबा। और कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन वो है ब्राज़ील। ठीक है, अब सुनो क्यूबा की बात कर लेते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? राजधानी कैपिटल वो है भाई साहब हवाना। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है क्यूबा पैसा, मतलब पैसा ही है, क्यूबन पैसा ऐसा कुछ है, देख लेना, तो पैसा ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, कितनी बार पूछा गया देख लो अब तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है काम का क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1753, 1764, 1779। भाई हिंदी में क्या कहते हैं? 79, 1784। 8 बार सीजीएल में पूछा गया है ये क्वेश्चन, सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो, यूपी पुलिस में पूछा गया है, स्टेनो में, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, वेस्ट बंगाल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, देख लो। अब सुनो मेरी बात, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था भाई साहब 1764 में। एक 1757 में एक युद्ध हुआ था, वो कौन सा था? वो था भाई प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 1757 में। ठीक है, अब देखो कैसे याद करोगे भाई साहब, तुम्हारे पास एक बक्सा है
बक्सा क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है, तुम्हारे घर में, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर एक प्लास रख दिया। प्लास जो होता है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक कामों के लिए यूज किया जाता है, प्लास मतलब कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये पिलास तुमने इस बक्से के अंदर रख दिया, ठीक। अब तुम्हारे घर की लाइट चली गई तो तुम क्या करोगे, यार पिलास लेके आओ भाई, पिलास लेके आओ। तो सबसे पहले तुम पिलास को देखो, खोजोगे, मतलब पिलास तुम्हारे दिमाग में ध्यान है भाई, पिलास लेके आओ, तार ठीक करना है। तो सबसे पहले तो आया था पिलासी का युद्ध 1757 में। फिर उसके 7 साल बाद मतलब 1764 में पिलास ढूंढोगे तो फिर कहाँ जाओगे, फिर जाओगे आप बक्से के पास, मतलब 1764। कंफ्यूज रहती आधी दुनिया, बक्सा का युद्ध तो 1757 कर देते, प्लासी का 1764। तो याद रखो, तार खराब, लाइट चली जाएगी, सबसे पहले पिलास को देखोगे, पिलास तो इसलिए पहले पिलासी का युद्ध, और फिर कहा जाओगे बक्से के अंदर रखा है तो बक्सर का युद्ध 1764। याद करने की टेक्निक है, मैंने भी ऐसे ही याद किया, ठीक है। 1764 का युद्ध हो गया, ठीक है। इसके 1 साल बाद मतलब 1765 में एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि, कब हुई, 1765 में, मतलब इस युद्ध के बाद। और क्या है, अब सुनो, 17 जो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध, ठीक है। इसमें एक साइड तो क्या थे, एक साइड तो थे अंग्रेज। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, समझ गए, समझ गए, ठीक है। और एक साइड कौन थे, एक साइड 3 व्यक्ति थे, मतलब कौन कौन थे, एक तो था भाई साहब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला था एक तरफ, ठीक है। और कौन था, मीर कासिम था, मीर कासिम, ठीक है, समझ गए, समझ गए। और एक था शाह आलम द्वितीय, ऐसे कर दो, शाह आलम द्वितीय। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ में 2022 में, क्या पूछा गया कि अंग्रेजों की तरफ, मतलब अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन थे। ऑप्शन में तीन मतलब 4 ऑप्शन थे, 3 नाम इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो याद कर लो, शुजा-उद-दौला था, मीर कासिम था और शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। शुजा-उद-दौला कौन था भाई साहब, ये था अवध का नवाब, अवध का नवाब। अब ये क्वेश्चन और पूछा गया है, नवाब। मीर कासिम कौन था, ये था भाई साहब बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 2018 में, कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था भाई, रट लो, ठीक है। एक है शाह आलम द्वितीय, ये कौन था, ये था मुगल सम्राट, मुगलों की तरफ से ये था मुगल सम्राट, ठीक है, समझ गए। और इसमें विजय किसकी आई, अंग्रेजों की, इसमें जीत हो गई, ये हार गए। और इसी युद्ध के समय पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस युद्ध के समय मतलब अंग्रेज एक तरफ से मतलब भारत में अपना मतलब स्थापित किया, मतलब अपनी पकड़ मजबूत की, तो वो यही युद्ध था। और इस युद्ध में जब ये हार गए ना तीनों, फिर एक संधि हुई थी जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, ठीक है, रट लो, याद कर लो। और 1764 में युद्ध हुआ, तारीख याद करो तो 22 अक्टूबर की तारीख थी, 22 अक्टूबर याद करो तो मतलब भाई हो सका ऑप्शन में 1764 चारों ऑप्शन और तारीख पूछ ले तो 22 अक्टूबर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं भाई, सारी दुनिया के बच्चे को पता है। ये भाई साहब SSCMTS में 2 बार पूछा जा चुका है, 2001 बार 17 में पूछा गया था और एक बार 21 में हुआ। सबसे पहले नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, सारी दुनिया को पता है स्थापना। मोदी जी 2014 में आए, मतलब मई के आसपास आए थे मोदी जी, तारीख मेरे ध्यान नहीं है। तो जैसे ही अगली साल न्यू ईयर आई उसी टाइम कर दी नीति आयोग की स्थापना, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, जो कि मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक। एक होता है उपाध्यक्ष, कौन है, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, ठीक है। ये है भाई साहब वर्तमान में सुमन बेरी, सुमन बेरी। अब आधी दुनिया सोचेगी एक महिला है, भाई साहब ये मेल है, मतलब पुरुष है, नाम सुमन है लेकिन पुरुष है, आदमी है, ठीक है। एक है इसका CEO कौन है, वो है भाई साहब BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम,
ठीक है, मन्यम, ठीक है। एक चलो ये बताओ, नीति जो आयोग है, नीति NITI, नीति आयोग, स्पेलिंग क्या है भाई साहब? खूब पूछता है स्पेलिंग क्या है। तो भाई साहब इसकी स्पेलिंग है एन से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम में स्पष्ट है कि मतलब कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह है, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है जो कि भारत के बदलाव के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई साहब? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, जाओ चाहे दिल्ली, बम्बई, आगरा, वो है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, तुलसीदास, कलन। भाई साहब बहुत बार पूछा जा चुका है, देख लो। अफकैट में पूछा गया, UGC नेट बिहार 7 बार पूछा जा। देखो राजतरंगिणी किसकी है? ये है भाई साहब कल्हण की, ठीक है। अब सुनो, राजतरंगिणी में मतलब इसका अर्थ क्या होता है? राजतरंगिणी का इसका अर्थ होता है राजाओं की नदियां, राजाओं की नदियां, ठीक है, नदियां। और जो राजतरंगिणी है इसमें मतलब क्या बता है भाई? किताब है, ठीक है। किताब के अंदर मतलब क्या है भाई? कुछ लिख भी रखा होगा। तो इसके अंदर है कि जो कश्मीर है ना, कश्मीर, उसका इतिहास है, कश्मीर का इतिहास। भाई कश्मीर ऐसे आएगा शायद, इतिहास, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है अफकैट में, अफकैट का एग्जाम 2014 में पूछा गया था, हाँ, कि भाई साहब जो राजतरंगिणी है इसमें क्या बताया गया है? ऑप्शन थे कश्मीर का इतिहास, या फिर अवध का इतिहास, पाकिस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान में। समझ गए होंगे, 4 ऑप्शन थे, तो किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। एक है कि जो ये हर्षचरित्र है, मतलब बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी? इसने लिखी थी किताब हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। राजतरंगिणी कब लिखी गई? ये लिखी गई 1148 में, 1148 में लिखी गई। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखी गई। तारीख याद कर ली, ठीक है। अब कह रहा है एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है कि जो राजतरंगिणी है ना, ये पूछा गया था UGC नेट में। क्या पूछा गया कि कल्हण के बाद इसको किसने लिखा? ये एक तो कल्हण ने लिखी थी 1148 में, लेकिन कल्हण के बाद इसका लेखन किसने जारी किया? वो था जॉन राज। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई पूछा गया है, PYQ है UGC नेट में, कि जो मतलब कल्हण के बाद जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी का लेखन किस मतलब दोबारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी? लेखन किसने जारी किया? किसने जारी किया? तो वो था भाई साहब जॉन राज, ठीक है। 2023 में पूछा गया। मैं ऐसे नहीं बता रहा, किसी को नहीं पता। कल्हण के बारे में सारी दुनिया को पता है, जॉन राज का नाम ही पहली बार सुना है। मैं ऐसे नहीं बता रहा, PYQ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसने लिखा था 14वीं शताब्दी में, वो तो मतलब 12वीं शताब्दी थी 1148 में, इसने 14वीं शताब्दी में लिखा था, ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो इसने हर्षचरित्र मतलब कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, किस भाषा में लिखी थी? ये था भाई साहब संस्कृत भाषा में। कल्हण ने राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी, ठीक है, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई, आर्द्रता, तापमान, या फिर गहराई? देखो सुनो मेरी बात, पायरोमीटर क्या इसका टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है? टेम्परेचर भी ऐसा, थर्मोमीटर क्या होता है अपना, मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर होता है वो तो थर्मोमीटर। पायरोमीटर से मापते हैं हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर बोले तो बहुत अधिक तापमान मापते हैं, छोटा मोटा भी नहीं, अधिक तापमान, ठीक है। मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, जो मतलब एकदम जो गर्म लोहा होते हैं ना उनका टेम्परेचर, वो मापते हैं पायरोमीटर, ठीक है। गहराई, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? वो मापते हैं फेदोमीटर से, ठीक है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं? वो मापते हैं हाइग्रोमीटर से, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चिली है, रूस है, या फिर मैक्सिको है? भाई साहब CPO में पूछा गया, CHSL में पूछा गया, बताओ कौन सा है? तो देखो भाई,
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें, देश कौन सा है, वो है मैक्सिको। मैक्सिको वही है जो नॉर्थ में, मैं थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन था नॉर्थ अमेरिका में है कि जो 3 महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट मतलब देश है ना नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के, तो उनमें मैक्सिको एक है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सबसे बात करते हैं चांदी। चांदी को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर इसका फॉर्मूला होता है Hg। Hg ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 47। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर भाई हिंदी में पता नहीं यार क्या कहते हैं यार भाई हिंदी में, जैसे मतलब कोई सब्सटेंस है Hg, Hg के ऊपर एक या लिखा होगा और एक या, ये तो होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। तो ये क्या है, ये 47 है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेना। हिंदी में यार एटॉमिक नंबर पता नहीं क्या कहते हैं भाई, देख लेना थोड़ा, मेरी समझ गए होंगे। ठीक है, ये है नीचे वाला। ठीक, अब सुनो मेरी बात करते हैं चांदी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, अपना मैक्सिको है। ठीक है, अब एक बताओ लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक, लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, सबसे बड़ा उत्पादक वो है भाई साहब चाइना, मतलब चीन है। ठीक है, एक पूछा गया था CHSL में कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है, वो है राजस्थान। भारत का सबसे अधिक के लिए मैं ये कर रहा हूं ऊपर की साइड निशान, जब कम करेंगे तो ये नीचे की साइड निशान करता हूं। ये सबसे अधिक भारत का सबसे अधिक चांदी उत्पादक राज्य है। चांदी उत्पादक राज्य कौन सा है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है राजस्थान। और ये पूछा गया था CHSL में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक, भारत के लगभग 87% जो चांदी है ना वो राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में भी खान मतलब खान है, कौन सी, उसका नाम है जवार खान उसमें निकलता है सबसे अधिक पूरे भारत में। कहाँ पर है ये, लगभग उदयपुर में है, उदयपुर। ठीक है। अब CPO में क्या पूछा गया था, CPO में पूछा गया था भाई 4 ऑप्शन थे, निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का उत्पादन नहीं होता। सबसे अधिक तो राजस्थान में होता है, और भी कोई स्टेट है, और जैसे उड़ीसा में भी होता है, उड़ीसा और झारखंड में भी होता है। जेके झारखंड, जम्मू कश्मीर नहीं है भाई, झारखंड है, ये देख लेना। और एक आंध्र प्रदेश में भी उत्पादक हो। चौथा ऑप्शन था गुजरात, तो कौन सा नहीं है, CPO पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का उत्पादन नहीं होता, मतलब चांदी समझ गए होंगे। तो उड़ीसा में भी होती है, झारखंड में होती है, आंध्र प्रदेश, गुजरात में नहीं होती, लेकिन सबसे अधिक राजस्थान में होती है 87%। अब देख लो कितनी होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और, जो चांदी होती है ना, ये सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। बेस्ट कंडक्टर मतलब चालक, बेस्ट सुचालक, हाँ सुचालक ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो अपने तार होते हैं मतलब सिल्वर के तार होते हैं, कॉपर के उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो हमें लाइट के लिए कौन सी तार यूज करते हैं, हम करते हैं कॉपर के। लेकिन कॉपर से भी बढ़िया चांदी का काम दे, लेकिन क्यों नहीं करते चांदी का भाई, चांदी महंगी कितनी है ये भी तो देखो। कॉपर सस्ता आता है इसलिए हम नहीं, कॉपर से बढ़िया तार होते हैं जो सिल्वर के, चांदी, क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं कॉपर से बढ़िया जो इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन क्यों नहीं करते भाई, महंगी भी कितनी है यार, समझा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली, पुष्प कुमार दहल, शेख हसीना, महिंद्रा राजपक्षे। तो भाई नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है, वो है पुष्प कुमार दहल। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका, CHSL 2018 में पूछा गया। लेकिन सुनो दिमाग की बात, पुष्प कुमार दहल बना था नवंबर 2022 में, लेकिन ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है। उस टाइम कौन था, इससे पहले था शेर बहादुर देवबा था। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब 2018 में पूछा है, उस टाइम ये नहीं था और कोई था। तो लेकिन पूछा गया नेपाल का PM, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं कि आगे भी पूछा जा सकता है नेपाल का PM कौन है, पुष्प कुमार दहल। ठीक है, इसका राष्ट्रपति कौन है, नेपाल का राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति वो कौन है, वो है भाई साहब विद्या देवी भंडारी। ठीक है। नेपाल की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, वो है रुपया, जैसे भारत का रुपया है ऐसे। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू, सारी दुनिया को पता है राजधानी वो है भाई साहब काठमांडू। ठीक है। नेपाल की जो संसद है, नेपाल की संसद उसे क्या कहते हैं, संघीय संसद।
संघीय संसद, संसद, ठीक है। और पुष्प कुमार दहल से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इससे पहले वो थे शेर बहादुर देवबा, ठीक है। ये क्या है? ये भाई साहब तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री बना है पुष्प कुमार दहल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान, कनाडा। भाई साहब एमटीएस में पूछा गया है, ग्रुप डी में, ऑफ कैट में पूछा गया। ओहो, तो अब सुनो मेरी बात। क्या सुनोगे? ये सुनो कि भाई साहब सबसे लंबी सीमा कौन सा था? वो था भाई कनाडा, ठीक है। अरे यार, मतलब किसी देश की सबसे लंबी सीमा किसकी है? कनाडा की है, ठीक है। सबसे छोटी किसकी है? सबसे लंबी तो कनाडा की है। सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा किस देश की है? वो है भाई साहब जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे भारत की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं तो भाई क्या कहते हैं, इंडिया की सबसे, इंडिया के साथ सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा कौन सा देश बना रहा है? अधिक सीमा वो बना रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। कितनी है? 4096 किलोमीटर है, ठीक है। और ये क्या है? ये है पांचवी, विश्व में पांचवी सबसे लंबी सीमा, विश्व में पांचवी सबसे लंबी सीमा है, किसी ने भी दो देशों के बीच सबसे लंबी, ठीक है। दुनिया की मतलब दो ऐसे देश बताओ दुनिया के जिनकी सीमा सबसे लंबी है, तो वो है यूएस एंड कनाडा, जो कि कितना डिग्री, आप देखो पहला क्वेश्चन था, आप कमेंट में बताओ कितना डिग्री चैनल अलग करता है यूएसए और कनाडा को। विश्व की सबसे लंबी सीमा किसी दो देशों के बीच, यूएसए और कनाडा, ठीक है। और भारत के साथ शॉर्टेस्ट सबसे छोटी कौन बनाता है? शॉर्टेस्ट वो बनाता है भाई साहब भूटान, भूटान। सबसे लंबी तो बांग्लादेश बना 4096, और सबसे छोटे कौन बनाता है? वो बनाता है भूटान। और विश्व में ये पांचवी सबसे लंबी है। दुनिया में सबसे लंबी विश्व में प्रथम फर्स्ट सबसे लंबी कौन सी है? वो है यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत की प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, अप्सरा। भाई सब डीआरडीओ में पूछा गया, यूपीएसएससी में पूछा गया है। तो भाई भारत की पहली प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल कौन सी है? मिसाइल तो ये थी भाई सब पृथ्वी थी भारत की प्रथम मिसाइल, ठीक है। अग्नि क्या है? अग्नि है भारत की प्रथम मध्य रेंज की मिसाइल, भारत की प्रथम मध्य रेंज की मिसाइल, मध्य रेंज मिसाइल कौन सी है? वो है अग्नि। अगर पूछे सिर्फ मिसाइल तो पृथ्वी करना, लेकिन मध्य रेंज की मिसाइल अग्नि। अग्नि ये पृथ्वी कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 1988 में, ठीक है। और अग्नि उसके एक साल बाद मतलब 1989 में, यहाँ लिख देता हूँ 1989 में हुई थी। समझ गए, ठीक है। अब त्रिशूल क्या है? ये क्या है भाई साहब? त्रिशूल ये है भाई साहब सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? त्रिशूल करने वाली, ठीक है। अप्सरा क्या है? अप्सरा है भारत का पहला परमाणु मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है भाई? वो है भाई परमाणु मतलब अप्सरा, ठीक है। भारत की पहला उपग्रह कौन है? भारत का पहला उपग्रह, पहली सैटेलाइट, पहला उपग्रह कौन सा है? वो है भाई साहब आर्यभट्ट, ठीक है। और अब तक जो ये पृथ्वी है ना, इसके मतलब 3 संस्करण लॉन्च कर चुके हैं भारत अब तक, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो बताओ भाई। एमटीएस में पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया, आरपीएफएसआई में पूछा है। देखो तो किसके मतलब कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल भाई 85 क्या कहता है कि जो
राष्ट्रपति है ना लोकसभा को भंग कर सकता है, आर्टिकल 85, ठीक है। एक अपना आर्टिकल 61 क्या कहता है, आर्टिकल 61 ये कहता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाना, इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट, खिलाफ महाभियोग मतलब हटाना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास यह अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब ये हुआ कि भाई लोकसभा जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, दुनिया भर के गृह मंत्री, राज्य मंत्री, फलाना दिखना, इन सब को भंग करना मतलब इनको हटाना, फिर दोबारा भारत में दोबारा इलेक्शन होंगे, ये सब होता है। हाँ, भंग करना मतलब सरकारों को गिरा देना, ये मतलब होता है दोबारा नई सरकार बनेगी, दोबारा इलेक्शन होंगे। तो किसके पास अधिकार है, ये अधिकार होता है अपना राष्ट्रपति के पास, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, एमटीएस में पूछा गया है, एनवीएस जूनियर में पूछा गया है, और उसमें क्या नाम यूपी पुलिस में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास यह अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है, किसके पास है, अपना राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। एक आरपीएफ एसआई में पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर इसको भंग करता है, तो वह करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री जो होता है ना भारत का, की सलाह पर भंग करता है, ठीक है। यह पूछा गया है किसमें, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, किसकी सलाह पर करता है, इसकी सलाह पर करता है, ठीक है। अब सुनो काम की बात, क्या भारत में आज तक हुआ है, जी हाँ जरूर हुआ है। कब हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी थे, बिहारी वाजपेयी, उस टाइम हुआ है। कब, एक बार तो इनकी सरकार चली थी 13 दिन के लिए, और एक बार चली थी 13 महीने के लिए। तो उस टाइम यही हुआ था कि मतलब लोकसभा को भंग कर दिया था और दोबारा इलेक्शन हुए थे, ये सब हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षक बल को खालिस्तान कहते हैं। स्थायी तनाव, श्यानता, सामंजस्य बल, आसंजन बल। देखो सामंजस्य बल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, SC4 सीजीएल में पूछा गया भाई साहब, देख लो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा गया, अग्निवीर वाले में, और अधेसिव फोर्स, ठीक है, ठीक है। सतही तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ये इसे कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। बताओ, देखो तो मतलब कह रहे हैं, देखो अब सुनो मेरी बात, ये पेन का ये ढक्कन है, मतलब जैसे देखो, मतलब एक सब्सटेंस है कोई भी, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कोई सब्सटेंस है, इसमें मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। मतलब एक प्रकार के मॉलिक्यूलर के मिलके बने हैं, मतलब एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, एक ही पदार्थ मतलब एक ही सब्सटेंस के अणुओं मतलब मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले आकर्षक बल को कहते हैं कोहेसिव फोर्स, सामंजस्य बल, ठीक है। जैसे एक होता है अधेसिव, मतलब जैसे भाई साहब टिक 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 टिक, जैसे कोई लोहा है, लोहा, ठीक है, और कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ठीक है, उसको हम चिपकाएंगे किससे, ये चिपकाएंगे भाई साहब फेविक्विक से चिपकाएंगे। तो मतलब ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है, इन दोनों को जो जोड़ता है, कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है फेविक्विक। तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है अधेसिव, मतलब अलग अलग सब्सटेंस के बीच जो बल लगता है वो तो अधेसिव होता है। और जब ये लोहे के बीच ये भी कुछ ना कुछ मिलके बना है ना, मतलब सब मॉलिक्यूल से, उनके बीच में जो बल लगता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। ये है ना फेविक्विक में लिखा होता है कि मतलब अधेसिव फोर्स है, इसमें मतलब एक प्रकार के अणुओं के बीच नहीं लगेगा, मतलब एक चीज से दूसरी चीज जोड़ती है तब ये फोर्स लगेगा, समझ गए होंगे। अब फेविक्विक है, अरे यार अब कैसे समझ, वो जो फेविक्विक होती है वो उसके जो शीशी होती है ना, वो छोटी सी मी सी, उसके अंदर क्यों नहीं चिपकते वो, मतलब जो भाई फेविक्विक है जो लिक्विड होता है वो शीशी के अंदर क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि वो अधेसिव फोर्स होता है। अधेसिव मतलब अलग अलग के बीच में लगेगा, सेम के बीच में नहीं लगता हूँ, समझ गए होंगे, ठीक है। विस्कोसिटी, श्यानता मतलब तरलता, जो भी समझ गए होंगे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन यहाँ लिख दूँ, सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब फोर्स क्या कहते हैं, बल अपॉन लेंथ, लंबाई, ठीक है, लंबाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट।
भाई एमटीएस में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया 2021 में 3rd शिफ्ट में। तो अब सुनो मेरी बात भाई साहब, मतलब ये कागज है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कागज है, कागज, इसको मैं जलाऊंगा, मतलब लकड़ी है, मान लो कोई लकड़ी है, ठीक है, उसको मैं जलाऊंगा, भाई नहीं जल रही, 5 मिनट तक जलाऊंगा नहीं जल रही, फिर जल जाएगी, मतलब उसको कम से कम भाई इतना टेम्परेचर देना चाहिए ताकि वो जल जाए, उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। शुरू में जलाऊंगा मतलब मैं उसको इतना गर्म नहीं कर रहा, इतना इतना टेम्परेचर नहीं दे रहा ताकि वो जल जाए, लेकिन फिर जब वो जलना स्टार्ट होगा भाई, इतने टेम्परेचर पर जल रहा है, तो वो उस टेम्परेचर कहते हैं अब इग्निशन टेम्परेचर। भाई हिंदी में नहीं लिखा मैं, क्योंकि हिंदी में यार पता नहीं इनका क्या ही था, मतलब मेरे भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये बढ़िया भाषा है, इंग्लिश मतलब समझ में आ जाएंगे कुल मिला के, ठीक है। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? होता है भाई, ये क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे है ना वाटर, मतलब लिक्विड होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। वाटर वेपर मतलब भाई जो पानी होता है, पानी किसी डब्बे में है, ठीक, उसको हम गर्म करेंगे तो मतलब वो भाप में उड़ने लग जाए, कम से कम उसे इतना टेम्परेचर दो कि वो भाप में उड़ने लग जाए, तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें लिक्विड है ना वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड है ना, सॉलिड किसमें, लिक्विड में पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, मतलब जैसे भाई बर्फ है, बर्फ को भाई मतलब इतना टेम्परेचर दो कम से कम ताकि वो पानी बन जाए, मतलब लिक्विड बन जाए, उसे कहते हैं मेल्टिंग। नॉर्मल टेम्परेचर ये बिल्कुल जो नॉर्मल होता है। अब बताओ सुनो, अब इसको ऐसे करता हूं, जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, मानव का जो शरीर, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है भाई, वो होता है भाई साहब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ठीक है। अब बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो वाटर, पानी का कितना होता है, वाटर का ये कितना होता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी हमारे पास ड्राम में, अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे ना तो वो भाप में उड़ जाएगा। ये वाटर का कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट, इसका आइस का कितना होता है, आइस का होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो बर्फ है उसको अगर आप 0 डिग्री पर रखेंगे ना तो पिघल जाएगी पानी में, अगर माइनस में ले जाएंगे फिर नहीं पिघलेगी, समझ गए होंगे, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं, 1 2 3 4। सीजीएल में पूछा गया 2021 में 3rd शिफ्ट में, सीधी बात। ये क्वेश्चन का आंसर रटने से कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पता होगा। ये रटो चीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये रटना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4, ठीक है। अब कह रहा है इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके कितने अणु मौजूद है, कितने हैं भाई से, 4 है, 4 आंसर। आप ऐसे इसको बोलोगे, फिर याद करो भाई पोटेशियम परमैंगनेट है ना उसमें ऑक्सीजन के 4 होते हैं, भाई मत करो कोई फायदा, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है, फिर अपने आप ऑक्सीजन के 4 है, के बोले तो पोटेशियम, पोटेशियम के 1 है, पोटेशियम का पूछता तो 1 कर देते, समझ गए, ये कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। एक चीज और बताओ, इसका यूज किस लिए करते हैं भाई साहब, इसका यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट, मतलब एज ए क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग साफ सफाई के लिए, मतलब जो घाव हो जाता है शरीर में भाई साहब, लगी कहीं लग जाती है तो उसके लिए उसमें भी यूज करते हैं किसका, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ठीक है। आज का भाई साहब लास्ट क्वेश्चन है, क्या खालिस्तान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग कंटेनर में एकत्र किया जाता है और संघनित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक पीछे रह जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। भाई साहब हिंदी में भी ऑप्शन हो के नाम थे लेकिन हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश में सही है। ये भाई साहब सीजीएल में पूछा गया 23 अगस्त 2021 को, और CHSL में पूछा गया 2021 में 16 अप्रैल, ठीक। देखो सुनो मेरी बात, आपको चारों याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशन याद कर, ये क्या होता है, ये देखो फिल्ट्रेशन नाम में ही साफ है, फिल्टर करना मतलब शुद्ध करना। अब फिल्टर कैसे भी कर सकते हैं आप समझ गए, ये कुछ याद करने की जरूर नहीं है। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, पानी को फिल्टर कैसे करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। एक होता है डिस्टिलेशन, इसका आंसर आएगा डिस्टिलेशन। देखो डिस्टिलेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी मतलब जो खराब पानी को उबाला जाता है, ये भाई पानी हो गया, पानी, ठीक। इसको नीचे आंच लगा देंगे, उबलेगा, और उबाल करके एक यहाँ पर कोई मतलब ऐसे
वो कर देंगे ऐसे, ताकि ये पानी उबले और इस कंटेनर में आ जाए। उबाल करके कंटेनर में एकत्र किया जाता है और संघनित किया जाता है, मतलब इसे मतलब स्टोर किया जाता है, जिससे जो मतलब ठोस जो सॉलिड जो मतलब खराब जो मटेरियल होता है ना वो तो इसी में रह जाता है, और जो साफ पानी वो इसमें चला जाता है, इसलिए वो शुद्ध हो गए, मतलब अलग कर दिया ना। तो ऐसे होता है कौन, डिस्टिलेशन। एक होता है भाई साहब सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कैसे होता है, ये होता है ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी से शुद्ध करना, से अलग करना, शुद्ध नहीं अलग करना। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, CHSL में पूछा गया था कि जो सेडिमेंटेशन से हम जो शुद्ध करते हैं, जो मतलब अलग करते हैं, वो कैसे करते हैं, ग्रेविटेशन से करते हैं या किसी और फोर्स से या फलाना दिखड़ा जो भी है। तो ग्रेविट देखो कैसे, मान लो मेरे पास क्या है, टिक 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 टिक, ये ऐसे कर देता, मान लो मेरे पास ये कुछ है, इसमें क्या है, इसमें भाई साहब अनाज है मेरे पास, अनाज प्लस मेरे पास भुस्सा है। भुस्सा मतलब जो खेतों में होता है ना, मतलब जो तूड़ा वगैरह समझ गए होंगे, जो भैंस पशु खाते हैं, ठीक है। इसमें अनाज है और भुस्सा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हवा मतलब इसको नीचे करूँगा, नीचे मतलब डाल लूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। तो नीचे डाल लूंगा तो क्या है, अनाज तो नीचे गिर जाएगी, जो क्योंकि अनाज भारी चीज होता है, और जो भुस्सा जो मतलब हड़ा होता है वो उड़ जाएगा, मतलब ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की वजह से ये तो नीचे आ गया अनाज और ये उड़ गया, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। भाई पूछा गया ग्रेविटी का यूज कौन से प्रोसेस में होता है, सेडिमेंटेशन, CHSL, ठीक। अब कह रहे हैं एक होता है डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, ये होता है भाई साहब सीपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, सीपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स को अलग करना, टू लिक्विड। कैसे भाई, देखो कैसे भी कर सकते हैं। जैसे भाई ये अपना पास कोई ड्राम है, ठीक है, इसमें भाई साहब पानी है, वाटर है, ठीक है, वाटर भी है, पानी है, ठीक है, H2, और इसमें भाई साहब ऑयल मतलब तेल भी है। तो अब इसको अलग करो, हम कैसे भी अलग कर सकते, मतलब दो जो लिक्विड होते हैं उनको अलग करना, या फिर हम इसमें कोल्ड ड्रिंक मिला दे, मान लो दूध मिला दे, तो कैसे भी अलग करना, वो कैसे भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि जो दो लिक्विड होते हैं, लिक्विड चीजें, उनको अलग कैसे करते हैं, वो होते हैं डिकेंटेशन की प्रोसेस, ठीक है, समझ गए। ये भाई कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी भाई टेलीग्राम अपना चैनल है, परीक्षा नगर नाम है, और इंस्टाग्राम भी परीक्षा नगर नाम ही है। PDF नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ डेली, जो अपनी 5 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये इनका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और ये PDF बना के मैं टेलीग्राम पर डेली डाल रहा हूँ। बाकी PDF नोट डाल दिए हैं, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। हो सकता है मैंने कुछ गलत भी पढ़ा दिया हो भाई, फ्लो में हो सकते हैं, मैं भी इंसान ही हूँ। तो आप क्या करना, कमेंट कर देना, अब भाई आपने ये गलत पढ़ा है। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट, वैसे मैं सबके पढ़ता हूं, और अगली वीडियो में रिप्लाई भी करूंगा कि भाई क्या दिक्कत थी। बाकी भाई सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन आए, मैं अपना भाई बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाहता हूँ। मेरा समझ गए 3 सब्सक्राइबर कल बढ़े थे, आज भाई सब 5 बढ़ा दो। कल अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ये कहूँ अभी 288 थे, अब 293 हो चुके हैं, 93, समझ गए। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राम।